Hello everyone and welcome to Defense Studies. So this is your fast track revision course for CAPF, CDS, NDA, PCS, any exam. किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका सोर्स लक्ष्मीकांत है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, तो ये बेस्ट सोर्स है. इसमें हम बहुत ही ज़्यादा कंप्राइज करके उस कंटेंट को आपके सामने लेके आ रहे हैं. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स, कॉन्सेप्ट जो ज़रूरी होगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए, सिर्फ उसको ही डिस्कस किया जाएगा. ये वीडियो एक्सप्लेनेटरी नहीं रहेगी, ये रिवीजन पर्पस से है. लास्ट मिनट में आप इसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है. लास्ट में लेक्चर के एंड में जब आप देखोगे, इसमें सीएपीएफ के क्वेश्चन ही डिस्कस किए जाएंगे और किसी एग्जाम के क्वेश्चन इसमें नहीं डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली सीएपीएफ एग्जाम को टारगेट करके बनाई गई है. प्लस सीडीएस एग्जाम को आप इसमें यूज कर सकते हो, एनडीए एग्जाम में इसको यूज कर सकते हो इस कंटेंट को, और यूपीएससी सीएससी इसमें भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो कंटेंट है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, इसी बुक से इसकी समरी प्रिपेयर की गई है, ठीक है. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. हम आज का लेक्चर शुरू करेंगे और आज का लेक्चर रहेगा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले हम देखते हैं 1934 के अंदर सबसे पहले डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कौन लेके आया? एम.एन. रॉय फर्स्ट टाइम पुट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. उसके बाद अगर आप देखोगे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1935 के अंदर. ये डिमांड थी, ये आइडिया था, ठीक है. अब देखेंगे जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले डिक्लेयर किया था, डिमांड की थी किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. डिक्लेयर किया था जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर. ये भी आता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला केस है ये. उसके बाद आप देखेंगे फाइनली डिमांड वाज एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन प्रिंसिपल का मतलब है कि आने वाले टाइम पे शायद हम आपकी जो डिमांड है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की, ठीक है, ये हम शायद आपकी फुलफिल कर दे. तो इन प्रिंसिपल का मतलब ये है, मे बी और मे नॉट बी, ओके. तो ये कहां पे एक्सेप्ट किया? इन प्रिंसिपल अप्रूवल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अगस्त ऑफर. अगस्त ऑफर जो आया था इंडिया के अंदर 1940 के अंदर, वहां पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को. लेकिन 1942 में क्या होता है? सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स केम टू इंडिया, और यहां पे देखोगे फ्रेमिंग ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन. हेयर इंडिपेंडेंट ये इज द की वर्ड. इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडोप्टेड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू के बाद अडोप्ट किया जाएगा. लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था ना, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं क्या मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट किया? नहीं किया. मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट किया था. इंपॉर्टेंट है. तो ये चार चीजें आपको याद हो गई ना. अगस्त ऑफर आया था 1940s में, 1942 में आया था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ओके. कंपोजिशन देखते हैं आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नवंबर 1946 में बनती है अंडर कैबिनेट मिशन प्लान. टोटल स्ट्रेंथ थी इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश इंडियन, प्लस उसमें से आप देखोगे 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे जो भी नॉमिनेटेड बाय हेड ने जिनको नॉमिनेट किया था जिन मेंबर को. उसके बाद आप देखोगे जो सीट की एलोकेशन हो रही थी इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो पॉपुलेशन के बेस पे थी. और एक सीट कितने इक्विवेलेंट थी, कितने इक्विवेलेंट लोगों की थी, ठीक है? 10 लाख लोग. 10 लाख लोग एक सीट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वहां का एक रिप्रेजेंटेटिव 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था. मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था यहाँ पे? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था. और उसके बाद देखोगे आप प्रोविंसेस मेंबर और प्रिंसली स्टेट्स मेंबर, दोनों का इलेक्शन का मेथड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट था. प्रोविंसेस के मेंबर को इलेक्ट किया गया था बाय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स का सिलेक्शन हुआ, यहाँ से लोगों का सिलेक्शन हुआ, नॉमिनेशन हुआ सिर्फ कंसल्टेशन के ऊपर ही, ठीक है. अब इलेक्शन होता है अगस्त 1946 पे, और उसमें 296 सीट्स पे इलेक्शन होता है. 208 इंडियन नेशनल कांग्रेस को जाती है, 73 मुस्लिम लीग को मिलती हैं, और 93 सीट्स वैकेंट रह जाती है, इस पर कोई नॉमिनेशन होता नहीं है, 15 अदर्स को जाती है. अब क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? इंपॉर्टेंट है. देखिए अभी तक एग्जाम में तो पूछा नहीं गया है क्या क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ये आ सकता है. पहले आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म बोलते हैं कई बार ये सोवरन बॉडी नहीं थी. दूसरा, ये नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. इसमें आप देखोगे बिकॉज मेंबर वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, यहाँ पे नॉमिनेटेड थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, ठीक है. और इट वॉज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. Basically, it was dominated by the Hindu community, और सोसाइटी वर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड, और कांग्रेस भी सबसे ज़्यादा इसको डोमिनेट करती. जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे कि कांग्रेस के बहुत ज़्यादा मेंबर इसके अंदर थे. इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या हो सकते हैं? एलिफेंट वॉज अडोप्टेड एज द सिंबल सील, ठीक है. एलिफेंट को अडोप्ट किया गया था सील एज एन सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट. उसके बाद BN राव कौन थे? BN राव को अपॉइंट किया गया एज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर. कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के पोस्ट पे उनको बेसिकली अपॉइंट किया गया.
उसके बाद आप देखोगे सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, HBR अयंगर। अब चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, SN मुखर्जी। और कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रैजाडा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इटैलिक स्टाइल में उसको लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन को ओरिजिनली। उसके बाद आप देखोगे शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस, इंक्लूडिंग ब्योहर राम रामोनर सिन्हा, इन्होंने ब्यूटिफिकेशन किया था, डेकोरेट किया था बाद में ओरिजिनल वर्जन को, राइट। उसके बाद आप देखोगे द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण। ये आपको इंपॉर्टेंट है, हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी किसने दी थी, वसंत कृष्ण वैद्या। ठीक है, और फिर उसको डेकोरेट किसने किया था, नंदलाल बोस ने। ओके, अब सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि पार्लियामेंट सोवरेनिटी भी है यहाँ पे, जुडिशियल सुप्रीमेसी भी है, दोनों चीजें। लेकिन पार्लियामेंट सोवरेनिटी आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये फीचर हमने कहाँ से उठाया, ब्रिटिश प्रिंसिपल से। दूसरा सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी अमेरिकन प्रिंसिपल से, लेकिन इंडिया ने अडॉप्ट किया दोनों का सिंथेसिस। ओके, आर्टिकल 13 में आपको मिलता है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है पार्लियामेंट अगर कोई ऐसा लॉ बनाए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दैट इज अगेंस्ट एनी फंडामेंटल राइट, तो उसको नल एंड वॉइड कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। अब पार्लियामेंट कैन अमेंड लार्ज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनलेस एंड अनटिल इट डज नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्कोप देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का। देखिए, जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट नैरो है देन स्कोप इन यूएस में बहुत ज्यादा स्कोप है उनको जुडिशियल रिव्यू का, लेकिन इंडिया में इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। इंडिया कौन सा फॉलो करता है प्रिंसिपल, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा गया है, लेकिन मेनका गांधी केस के अंदर इसको ज़्यादा दोबारा से इंटरप्रेट करके, ये आपने देखा होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें चेंज कर दिया गया था। ठीक है, तो आप देखेंगे इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। आर्टिकल 21 ही एक ऐसा है जो सस्पेंड नहीं होता ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी। ओके, इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है कोई भी प्रोसीजर आप कोई लॉ बना रहे हो। देखो, लॉ बनाने के लिए होता क्या है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में मतलब बेसिकली पहले राज्यसभा में पास होना चाहिए, फिर लोकसभा में पास होना चाहिए, फिर प्रेसिडेंट को उसको सिग्नेचर करना चाहिए, फिर उसको एनेक्ट किया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोसीजर, ये प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये एक उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फुलफिल नहीं करता। कौन से प्रिंसिपल को, जस्टिस एंड इक्विटी को। इसमें ये प्रॉब्लम है, इट डज नॉट फुलफिल्ड द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, जो कि किस में है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में है। अब देखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम देखेंगे चेक्स इफ द लॉ इज फेयर एंड जस्ट, क्योंकि फेयरनेस और जस्टनेस ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में नहीं है। क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में आप देखोगे कोई भी आप ऐसा कानून बना दीजिए जो कि अगेंस्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिस फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, उसके अगेंस्ट है, बट फिर भी उन्होंने सभी प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को फॉलो किया है, तो वो क्या हो गया, एक लॉ बन जाएगा फिर भी। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सभी चीजें देखी जाती हैं, फेयरनेस, जस्टनेस, हर एक चीज। सो ड्यू प्रोसेस balances the power of the law of the land and protect the individual person from it. ओके, इसको हम बोलते हैं मेग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड भी बोलते हैं। और इंडिया के अंदर जब प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, इसको चेंज किया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में, ये मेनका गांधी केस के अंदर हुआ 1978। ईयर इज इंपॉर्टेंट। जस्टिस PN भगवती, द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स फेयर प्रोसीजर व्हेन द राइट्स आर डिप्राइव्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फेयर प्रोसीजर व्हेन द राइट्स आर डिप्राइव्ड। कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है एक फेयर प्रोसीजर देना चाहिए जब किसी के राइट्स डिप्राइव्ड हो रहे हो। PN भगवती। ठीक है, तो PIL भी कौन लेके आया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया के अंदर PIL किसने इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके CFF एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द ईयर 2014। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आप देखोगे पहली स्टेटमेंट है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही आपने देखा होगा प्रपोज किया था इन द ईयर 1938 एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकम द प्रीएम्बल। द आइडिया ऑफ द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी राइट है। द वर्ड सोशलिस्ट सेक्युलर वर अडॉप्टेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976, दिस इज ऑल्सो राइट। द प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट, ये नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट होगी गलत, बची ऊपर वाली 3 होगी करेक्ट। तो अब हमारा आंसर हो गया A।
ठीक है। इसके बाद प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा समराइज किया मैंने, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट केसेस थे, इससे लैंडमार्क जजमेंट थी विद रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दे दी है। बेरूबरी केस, केशवानंद भारती केस, इंडिया LIC केस, दो चीज़ें जो आपको याद करनी चाहिए प्रीएम्बल को लेके, पहला ये नॉन जस्टिसिएबल है, दूसरा प्रीएम्बल इज नीदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ईयर आपको याद रहना चाहिए, बेरूबरी केस आया था 1960 के अंदर, केशवानंद भारती केस आया था 1973 के अंदर, LIC इंडिया केस आया था 1995 के अंदर। हर एक की क्या क्या आउटकम है, क्योंकि मैं इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको ये PDF अच्छे से याद करनी है। अब हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट। पहली है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी। बिल्कुल ठीक है, अडल्ट फ्रेंचाइज पे वो बेस्ड थी ही नहीं। ये आपके CAPF के क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था अगेन 2016 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, इट रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन। नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन था प्लस नॉमिनेशन था। तीसरी स्टेटमेंट है, इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी। ये भी गलत है, इट वॉज नॉट अ मल्टी पार्टी बॉडी। कांग्रेस ने ज़्यादा इसको डोमिनेट किया था, प्लस एक थी मुस्लिम लीग, दो ही मेजर पार्टी थी इसके अंदर। नेक्स्ट, इट वर्कड थ्रू सेवरल कमेटीज। हाँ, सेवरल कमेटीज आप इसमें देखा था हमने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटीज ने काम किया था। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी कमेटी थी, डिफरेंट कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी और माइनॉरिटी कमेटी, दिस कमेटी, ढेर सारी कमेटी थी, आपको पता है, ठीक है। सब किसी ने उसको हेड किया था। जैसे आप देखोगे फंडामेंटल राइट को किसने किया था, आप देखोगे स्टेट रिकॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किसने किया था, डिफरेंट कमेटी थी, सबने हेड किया था। तो आंसर आएगा 1 and 4। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने हर एक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको दे दिए। 1935 में क्या होता, 4 में क्या होता, 1938 के अंदर क्या होता, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था जिसने इट पुट फोर्थ अ स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैबिनेट मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में नवंबर में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। 2018 में पूछा था, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है। अब देखते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, गलत है। किसने मूव किया था, नेहरू ने, ठीक है। पहली स्टेटमेंट गलत होगी। हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट बचती है, डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी इन हिज कैपेसिटी एज द लॉ मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है, लॉ मिनिस्टर का काम उन्होंने किया था। सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से दो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद होने चाहिए, इट वाज बेसिकली मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन December 30, 1946 और रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है, इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन December 1946 एंड December 1949। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब है, 26 नवंबर और 1949। कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी 1950 को। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946 अंडर द स्कीम, कौन सी, कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। ये भी ठीक है, पहली मीटिंग यहीं पे होती है। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हेल्ड हुई थी December 9 को 1946 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखोगे 1 जनवरी जनवरी 24, 1950 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फाइनल सेशन। तो आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि कितने टोटल सेशन हुए थे इसमें। अब इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के आप देखोगे कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद। किसको नहीं पता भाई। अब देखते हैं द टाइमलाइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो पहली मीटिंग हुई थी नवंबर 1946 को फॉर्मेशन हुआ, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। दूसरी मीटिंग होती है 11 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे किसको अपॉइंट किया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। पहली मीटिंग के अंदर कौन थे, जो मैं आपको अभी आंसर बता देता हूँ। पहली जो आप देखोगे पहली मीटिंग के अंदर जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे आपके सचिदानंद सिन्हा, ठीक है। और 13 दिसंबर 1946 को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय द जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडोप्टेड, उसको अडोप्ट किया जाता है। 22 जुलाई 1947 को होता है नेशनल फ्लैग को अडोप्ट किया जाता है। 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, अचीव्ड इंडिपेंडेंस, इंडिया स्प्लिट्स इनटू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। ये CAPF 2020 के अंदर आया था। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कोट। एक कोट आपके CAPF एग्जाम में आया था 2021 में। कोट था, ऑन द 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality। ये contradiction की बात किसने की थी, हमारे पास इक्वालिटी कहाँ पे होगी,
पॉलिटिक्स में, ठीक है, इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही थी और भी जो डिप्रेस्ड क्लास थी हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, उनके बारे में, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि वी हैव लॉन्च्ड समाधान प्रो बैच, जिसके अंदर हम CAPF में बेसिकली पेपर 2 पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 पे बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। यहीं पे जो लोग हैं, यहीं पे बहुत सारे लोग मार खाते हैं, पेपर 2 कंप्लीट नहीं कर पाते, पता नहीं कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है, कहाँ पे क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है। तो ये सभी चीज़ें हम बहुत ही डीपली डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ एनीबडी ऑफ यू इंटरेस्टेड, इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। और इसमें हमने थीम वाइज हर एक सब्जेक्ट को बेसिकली कंप्लीट किया है। इंटरनल सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन सोसाइटी, बहुत सारी थीम्स को कंप्लीट किया है। अब हम फोकस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। PYQ पे हमारा फोकस रहेगा। जितने भी CAPF के अंदर पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन आए हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं हम उस पर, आपसे पूछ रहे हैं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी अप्रोच डेवलप करने में कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लगता है कि हाँ, हमने डेमो वीडियो आपके सामने डाली हुई है, अगर लगता है कि हाँ मेरे काम की है, मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। बिकॉज इसके बाद मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत लंबा कोर्स चलने वाला है, 2 महीने 3 महीने, वी नेवर नो। तो इसके बाद इस कोर्स को रिपीट करना दोबारा से, कभी आप वेट करेंगे दोबारा ये कोर्स आएगा, आई कैन नॉट गारंटी, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। तो इस वीडियो में इतना ही था। कोई चीज़ आपको लगे कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। आप कमेंट लिख सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू।